हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरिथमिया। अब वो एरिथमिया का लफ्ज़ी माना तो ये है इर्रेगुलर हार्ट बीट। रिदम से निकला है, यानी कि वो रिदम जो इर्रेगुलर बीट पैदा करे हार्ट के अंदर। नॉर्मली अगर हार्ट 60 टू 100 के दरमियान अगर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर अगर हार्ट 60 या 100 के बीच के अंदर अगर वो हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट के अंदर, तो आप ये समझ लिए कि ये नॉर्मल हार्ट बीट है। लेकिन अगर 60 से बिलो कर रहा है कम, तो वो ब्रेडिकार्डिया के अंदर आज पेशेंट जा रहा है। और अगर 100 से ज़्यादा है, 110 है, 120 है, 150 है, 200 है, 300 तक भी कभी कभी चला जाता है, तो वो टेकिकार्डिया के ज़िम्मे में आएगा। और इसका मतलब ये है कि टेकी एरिथमिया है उसको। एक ब्रेदी एरिथमिया कहलाता है, दूसरा टेकी एरिथमिया कहलाता है। तो एरिथमिया का मतलब है हार्ट का नॉर्मल से वेरिएट करके बीट होना, इर्रेगुलर बीट अगर उसके अंदर हार्ट के अंदर आएगी तो उसको हम एरिथमियास कहेंगे। अब एरिथमिया को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना वो समझना चाहिए, और इसके बाद जो है ना एक्शन पोटेंशियल जो मैंने लेक्चर दिया है, एक्शन पोटेंशियल, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल जो फेजेस हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर एरिथमियास को, इस लेक्चर को देखना है, इसके बारे में अगर आपने समझना है, तो सबसे पहले आपने कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया है आपने वो देखना है, ताकि आपको हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पता पड़ जाए। और दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो मैंने जो प्रोसेस है, जो फेजेस उसके अंदर चलते हैं, नोडल एक्शन पोटेंशियल फेजेस और नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल फेजेस, आपने उसको भी जो है ना चेकआउट करना है, उसको भी माइंड के अंदर रखना है। तब जाके जो है ना आपने ये एरिथमियास का जो लेक्चर है ये आपको समझ में आएगा, और इसके अंदर जितनी भी फिजियोलॉजी है, एरिथमियास क्यों हो रही होती हैं और इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट हम देंगे, तो वो आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको जो है ना ये बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना डायरेक्ट ये लेक्चर आप समझ सकें। सबसे पहले आप जो है ना कंडक्टिव सिस्टम को और एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस को समझिएगा। अब हम अगर एरिथमिया की बात कर रहे हैं, इरेगुलर बीट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एसए नोट भी अपनी इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है और एसए नोट के अलावा, एसए नोट या एवी नोट के अलावा भी दूसरे जो बंडल ऑफ ब्रांचेज हैं और बंडल ऑफ हिज है, इसके अलावा परकिंजे फाइबर है, कार्डिक सेल हैं, वो भी जो है ना वो आपकी जो है ना इम्पल्सिस जनरेट कर रही हैं और हार्ट के ऊपर जो है ना वो इम्पल्स आ रही हैं और कार्डिक जो एक्टिविटी बढ़ रही है और क्या कहते हैं हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम एरिथमियास कहते हैं। अब एरिथमियास की सिर्फ यही वजह थोड़ी है कि हाँ सिर्फ हम ये कह सकें कि एसए नोट के अलावा बाकी जितने भी पेसी मेकर्स हैं जो एबिलिटी रखते हैं इम्पल्सिस को जनरेट करने की, उसकी वजह से एरिथमियास आ सकती हैं। और भी बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी हैं जिनमें थोड़ी सी हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एंटी एरिथमियास ड्रग्स के ऊपर आएंगे कि एंटी एरिथमियास ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं। आइए पहले पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, यानी कि अगर ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है अगर ऑटोमेटिकली अगर हार्ट काम कर रहा है, यानी कि नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी है, एबनॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो एसए नोड से ही इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। एसए नोड ही है जो इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है और आपके हार्ट जो है ना उससे बीट कर रहा है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, यानी उस ऑटोमेटिसिटी के अंदर एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, यानी कि कोई और चीज़ भी है जो इस इम्पल्सेस को जनरेट कर रही है, चाहे वो एबी नोड हो, चाहे वो आपका जो है ना बंडल ऑफ हिज हो, या बंडल ऑफ राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज हो, परकिंजे फाइबर हो, कार्डिक सेल हो, वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इम्पल्सिस को जनरेट कर रही है और हार्ट उससे बीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी के जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके अंदर आएगा। फिर हमने उसको चेकआउट करना है, उसको हम जो है ना एटोपिक फोकाई भी कहते हैं।
ये तो एक पहली जो एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी थी एक एरिथमियास की हमने वो देखी। अब अगर ब्रेडिकार्डिया की मैं बात करूं तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है, यानी कि जो ब्रेडी एरिथमियाज हैं, या आप ये कह लें कि वो एरिथमिया जिसके अंदर हार्ट की बीट जो है वो स्लो हो जाती है। वो इस वजह से भी स्लो हो सकती है कि ऐसे नोड्स जो है ना वो इम्पल्सिस को जनरेट करने में देर लगा रहा है, कोई पैथोफिजियोलॉजी है जिसकी वजह से वो इम्पल्सिस को सही तरीके से प्रॉपर टाइम के अंदर जनरेट नहीं कर पा रहा और थोड़ा टाइम ले रहा है। ब्रेडिकार्डिया के अंदर पेशेंट चला गया है, एक इम्पल्सिस 2 मिनट के बाद आनी थी, या समझ लो 4 मिनट के बाद 4 सेकंड के बाद आनी थी, 2 सेकंड के बाद आनी थी, लेकिन उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका है, अब 10 सेकंड के बाद आ रही है, 8 सेकंड के बाद आ रही है। इसका मतलब यह है कि ऐसे नोट के अंदर जो इम्पल्स जनरेट करने की पावर थी वो कमज़ोर हो चुकी है और पेशेंट आपका ब्रेडिकार्डिया के अंदर चला गया है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस जो है ना वो टेकीकार्डिया है, टेकी एरिथमियाज है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो टेकी एरिथमियाज के अंदर ये होता है कि अगर ऐसे नोट भी अपनी इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है और बाकी जितने जो इम्पल्सिस जनरेट करने वाली जितनी भी जो मैंने आपको कहा कि फाइबर्स हैं, चाहे परकिंजे फाइबर हो, बंडल ऑफ हिज हो, बंडल ब्रांचेस हो, या कार्डिक सेल हो, वो भी इम्पल्सिस को जनरेट कर रहे हो और ऑटोमेटिसिटी के अंदर जो ऑटोमेटिकली नॉर्मल फंक्शन था उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी या एटोपिक फोकाई। इसके अलावा अगर मैंने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि मैंने एक्शन पोटेंशियल आपको बताया था कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है। ये नोडल एक्शन पोटेंशियल है, दूसरा ये नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल है। तो इसके अंदर कुछ सोडियम कुछ चैनल्स होते हैं जो डिपोलराइजेशन करते हैं, जो क्या कहते हैं इम्पल्सिस को जनरेट करने का काम कर सकती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है ना एबनॉर्मल सोडियम ओपनर्स, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर नॉन नोडल्स के अंदर अगर आपने देखा होगा, ये नॉन नोडल्स जो एक्शन पोटेंशियल जो कर्व था उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको ये वाली इस तरीके से जो है ना आपको कर्व मिलते हैं। ये जो है ना आपका पोटेशियम चैनल है, ये आपका सोडियम चैनल है, ये आपका जो है ना पोटेशियम चैनल है, ये आपका कैल्शियम चैनल है प्लेसिड फेज, और ये आपका पोटेशियम चैनल है। ये फेज 4 थी, ये आपकी 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी और ये 0 फेज थी। अब ये 0 फेज जो है ना यहाँ पर जनरेट हो रही है, डिपोलराइजेशन पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं कि सोडियम चैनल जो है ना वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। अब मान लो कि ये जो है ना नॉर्मल तरीके से कोई भी जो नॉन नूडल्स जो एरिया से वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है और वो जो है ना इम्पल्स को जनरेट कर रही है। दूसरी इम्पल्स ये आ रही है, समझ में आ गई। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर सोडियम चैनल बहुत ज़्यादा जो है ना सेल के अंदर जा रहे हैं और उसने इस जो ये रिफ्रैक्टिव टाइम एरियर है या आप रेस्टिंग टाइम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन को रेस्ट करना था, लेकिन सोडियम आयन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक और जो है ना आपको एक इम्पल्स जनरेट हुई, जिससे जो है ना एक और एबनॉर्मल हार्ट बीट आई। आना तो इन दोनों को था, लेकिन बीच के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा होने की वजह से और सोडियम आयन ओपनर ज़्यादा होने की चैनल ज़्यादा होने की वजह से एक और जो है ना एक इम्पल्स जनरेट हुई, इसको क्या कहते हैं कि एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हुई और इसको हम कहते हैं एरिथमिया। यानी कि ये क्यों हुई कि सोडियम चैनल की ओपनिंग यहाँ पर ज़्यादा हो गई थी। अब एक और जो है ना यहाँ पर एक और इसके बाद जो है ना दूसरी भी दो पैथोफिजियोलॉजी और है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ जी। एक और है ट्रिगर एक्टिविटी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम की ओवरलोड हो जाती है सेल के अंदर। अब अगर आपने देखा हो कि वो तो था नॉन नूडल्स जो इम्पल्सिस जनरेट कर रही थी, अब नूडल्स जो इम्पल्सिस जनरेट करी ऐसे नोड या एवी नोड से अगर इम्पल्सिस जनरेट होगी तो उसका कर्व आपको इस तरीके से मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है कि एक तो सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है। ये आपकी फेज़ 4 है, ये आपकी फेज़ 3 है और ये आपकी फेज़ 0 है। यही था हमने जो एक्शन पोटेंशियल के अंदर पढ़ा हुआ था। तो ये डिपोलराइजेशन की एक्टिविटी आपको जो है ना वो कौन दे रहा है, कैल्शियम आयन दे रहा है। अब अगर आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से, अगर अब आप देखिए एक ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है,
उसके बाद दूसरी आपने ये की, और उसके बाद फिर जो है ना इस तरीके से ये जो है ना इम्पल्सिस जनरेट हो रही थी। लेकिन कैल्शियम के ओवरलोड की वजह से, कैल्शियम की ज़्यादा सेल के अंदर जमा होने की वजह से यहाँ पर एक, दो या तीन, आप कह सकते हैं 1 2 3, इस तरीके से और इम्पल्सिस जनरेट हुई। जहाँ पर 2 इम्पल्सिस जनरेट होनी थी, जहाँ पर 2 कार्डिक बीट का आना था, वहाँ पर अब 4 कार्डिक बीट का आएंगी, 2 इम्पल्सिस। और जो है ना कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से, कैल्शियम चैनल ओपनर की वजह से, कैल्शियम चैनल जो है ना वो सेल के अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि 2 और एबनॉर्मल जो है ना इम्पल्सिस जनरेट की, 2 और एबनॉर्मल बीट जो है ना हार्ट को प्रोवाइड की, जिससे पेशेंट टैकीकार्डिया के अंदर चला गया। जहाँ पर नॉर्मली क्या होना था कि 2 बीट आनी थी, अब 4 बीट आ गई। यहाँ पर 2 बीट 3 बीट आनी थी, लेकिन यहाँ पर 5-6 बीट्स आ गई, एबनॉर्मल बीट्स आ गई। क्यों? कि कैल्शियम की ओवरलोड की वजह से। तो ये तो था आपका ट्रिगर एक्टिविटी। अब जो है ना एक मेजर जो है ना एक एक्टिविटी है जिसके अंदर री एंट्री जो है ना वो इम्पल्सिस की होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा उसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद में फिर आपको मैं डिस्कस करता हूँ। आइए जनाब, अब हम पढ़ते हैं एरिथमिया की एक और पैथोफिजियोलॉजी, री एंट्री एरिथमियाज। री एंट्री एरिथमियाज की 2 टाइप्स हैं, फंक्शनल री एंट्री एरिथमियाज और एनाटॉमिकल री एंट्री एरिथमियाज। एनाटॉमिकल री एंट्री एरिथमियाज का मतलब ये है कि अगर हार्ट के दिल है, उसके एनाटॉमी के अंदर कहीं पर डिफरेंट है, कोई मुख्तलिफ जो है ना वो उसकी जो हार्ट की जो एनाटॉमी है वो दूसरे नॉर्मल या नॉर्मल जो हार्ट है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके अंदर कोई ऐसा रास्ता है जिससे जो है ना वो इम्पल्सिस की री एंट्री हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं री एंट्री एनाटॉमिकल जो है ना एरिथमियाज। अब इसके अंदर देखें जी, नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका ऐसे नोड जो है ना वो इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है, और ए बी नोड को दिया, ए बी नोड यहाँ पर जो है ना बंडल ऑफ हिस को देता है, और बंडल ऑफ हिस जो है ना फिर जो है ना यहाँ पर बंडल राइट बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को, और फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर जो है ना वो इस इम्पल्सिस को लेते हैं। और जैसे इम्पल्सिस को लेते हैं तो वेंट्रिकल्स की जो एंड है इस यहाँ पर आके ये इम्पल्सिस ख़त्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं या लॉस कर जाती हैं नॉर्मली। लेकिन अगर यहाँ पर एक और पाथवे हो री एंट्री, यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान यहाँ पर एक और क्लासिकल पाथवे का नाम दिया गया है, यहाँ पर क्लासिकल पाथवे, यानी कि क्लासिकल पाथवे, यहाँ पर एक और एरिया है जिसको हम क्लासिकल पाथवे कहते हैं, जिसके थ्रू यहाँ से जो इम्पल्सिस को ख़त्म होना था, लेकिन ये एंट्री कर जाते हैं दोनों एट्रियम के अंदर। इस एट्रियम को भी वो जो है ना इम्पल्सिस दे देती है, और दूसरे एट्रियम को भी इम्पल्सिस दे देती है। इन दोनों जो इम्पल्सिस गई हैं एट्रियम के अंदर, ये भी जो है ना क्या करते हैं, वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा एसए नोड भी जो है ना यहाँ पर इम्पल्सिस भेज रहा है, क्योंकि एसए नोड का तो काम ही यही है कि वो उसको क्या पता है कि यहाँ पर जो है क्लासिकल पाथवे बना हुआ है, जिससे जो है ना जो मैं इम्पल्सिस दे रहा हूँ वो दोबारा जो है ना एट्रियम के अंदर एंट्री कर रहा है, और उसकी वजह से जो है ना कंट्रैक्शन हो रही है, यानी कि एक नॉर्मल हार्ट बीट पैदा हो रही है, और नॉर्मल हार्ट बीट पैदा हो रही है। तो इस वजह से तो एसए नोड तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपनी नॉर्मल बीट जो है ना इम्पल्सिस दे रहा है। ऊपर से जो है ना ये क्लासिकल पाथवे की वजह से जहाँ पर ये ख़त्म होनी थी इम्पल्सिस, ख़त्म ना होने के बजाय वो इम्पल्सिस दोनों एट्रियम को प्रोवाइड हो रही है, और एक नई जो है ना बीट क्रिएट हो रही है, जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल री एंट्री एरिथमियाज। और ये क्यों हुई कि ये क्लासिकल पाथवे यानी एनाटॉमी के अंदर जो ह्यूमन जो भी था, जो पेशेंट होता है उसके अंदर यहाँ पर जो है ना एक क्लासिकल पाथवे बना हुआ होता है, जिससे जो है ना री एंट्री इम्पल्सिस की हो रही होती है। ख़त्म होनी चाहिए थे, लेकिन इस पाथवे की वजह से दोबारा से जो है ना वो एट्रियम के अंदर इम्पल्सिस एंट्री कर रहे हैं, और ये इम्पल्सिस भी कंट्रैक्शन कर रहे हैं, और एसए नोड भी जो है अपनी नॉर्मल जो है ना वो बीट इम्पल्सिस भेज रहा है। इसकी वजह से टेकिकार्डिया हो गई, यानी कि एरिथमियाज हो जाती है।
इसको जेनेटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, इसको वोल्फ पार्किंसन डिजीज़ भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, या वोल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसी को जिस पेशेंट के में जो जो एट्रोवेंट्रिकल जंक्शन के जो है वहाँ पर एक क्लासिकल पाथवे बना हुआ होता है, अगर ये बना हुआ हो और उससे री एंट्री इम्पल्सिस की हो रही हो तो उसको हम वोल्फ पार्किंसन या जेनेटिक सिंड्रोम या वोल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। दूसरे साइड के ऊपर री एंट्री एरिथमियाज की जो फंक्शनल है उसका भी हम देख लेते हैं। देखिए जी क्या होता है कि नॉर्मली तौर पर एसए नोड एबी नोड को इम्पल्सिस दे रहा है, यानी ये है एबी नोड। एबी नोड के दोनों साइड से यहाँ पर हमने नहीं दिखाया हुआ, लेकिन होता यूँ है नॉर्मली तौर पर कि इम्पल्सिस आती हैं और इस साइड से भी ट्रेवल करके नीचे आती हैं और इस साइड से भी ट्रेवल करके नीचे आती हैं और बंडल ऑफ हिज और फिर उसके बाद बंडल ब्रांचेज और फिर परकिंजल फाइबर को वो इम्पल्सिस मिलती हैं। लेकिन एबी नोड के दोनों साइड से ये इम्पल्सिस ट्रेवल करके आती हैं। समझ में आ गई? ये एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है या नॉर्मल फिजियोलॉजी है इम्पल्सिस की टुवर्ड्स द हिज बंडल और जो बंडल ऑफ ब्रांच और परकिंजल फाइबर की डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से देखें जी, नॉर्मली इम्पल्सिस आई और यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ तक आई, तो ये फास्ट ये जो साइड है इससे जो है ना वो फास्ट इम्पल्सिस की जो है ना वो ट्रेवलिंग होती है। ये स्लो पाथवे नहीं है, ये फास्ट पाथवे है। ये कौन सी पाथवे है? फास्ट पाथवे। एफपी मैंने लिखा हुआ है फास्ट पाथवे, यानी कि यहाँ से जो इम्पल्सिस आती हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पहुँच जाती हैं और इसी दौरान यहाँ जो राइट साइड पर जो पाथवे है उससे स्लो आती है, यानी कि जिस टाइम ये इम्पल्सिस यहाँ पर पहुँचती हैं उस टाइम पर ये इम्पल्सिस यहाँ तक आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि इस इम्पल्सिस ने तो नीचे जाना होता है, इसके साथ साथ ये इम्पल्सिस घूम के यहाँ पर आ जाते हैं और इसको क्या कर जो इम्पल्सिस जो स्लो पाथवे से आ रही होती है उसको कैंसिल कर देती है और इम्पल्सिस को ख़त्म कर देती है। बस सिर्फ यहाँ ही से ही इम्पल्सिस आ रही हैं और वो जो है ना वो बंडल ऑफ हिज और बाकी जितने भी जनरेशन है परकिंजल फाइबर तक वो इम्पल्सिस जा रही हैं। अब ये तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन होता क्या है एबनॉर्मल के अंदर कि मान लो कि किसी पेशेंट को एमआई हो चुका है या ये जो फास्ट पाथवे के इस साइड के ऊपर क्लॉट आ गया है जिसकी वजह से एमआई बन चुका है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, तो क्या होगा? इम्पल्सिस आई यहाँ पर लेकिन रुक गई, वो यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि रास्ते के अंदर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन टेम्पररी है। मेडिसिन देने से और ट्रीटमेंट करने से ये जो है ना क्लॉट या ये यहाँ पर जो एमआई हुआ था या नेक्रोसिस हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि यहाँ पर एक क्लॉट बन चुका है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से यहाँ पर कोई रुकावट बन चुकी है, तो स्लो पाथवे तो यहाँ पर बिल्कुल अपना काम कर रहा है। ये किस तरीके से आएंगी, स्लो आएंगी लेकिन आती रहेंगी और नीचे जो है ना वो इम्पल्सिस को क्या करेंगी, वो देती रहेंगी। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पर भी आना शुरू कर देंगी। एक वक्त आएगा कि हम ट्रीटमेंट के ज़रिए इस क्लॉट को या इस नेक्रोसिस को ख़त्म कर देंगे, चूँकि यहाँ पर इम्पल्सिस नहीं आ रही थी इस और ये स्लो इम्पल्सिस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवलिंग करना शुरू कर दी, तो क्या हुआ यहाँ पर जो है ये इम्पल्सिस यहाँ पर आ गई और उसके बाद फिर इस तरीके से ये सर्किस मूवमेंट के अंदर ये ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। ऊपर से जो है ना एसए नोड भी इम्पल्सिस भेज रहा है और यहाँ पर जो ये जो स्लो पाथवे की वजह से जो सर्किस मूवमेंट हो रही थी ये भी जो है ना इम्पल्सिस नीचे की तरफ भेज रहा है, तो क्या होगा? इम्पल्सिस की फायरिंग हो जाएगी और पेशेंट को जो है ना वो एरिथमियास के अंदर आ जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल बीट शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हुई कि ऐसे नोड्स ने भी अपने जो है ना वो इम्पल्सिस जनरेट की और दूसरी यहाँ पर जो इम्पल्सिस थी वो स्लो पाथवे की वजह से जो घूम रही थी वो भी घूम के फिर यहाँ पर जो है ना एक इम्पल्सिस को नीचे की तरफ भेज रही हैं, जिससे जो है ना वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि हार्ट जो है ना वो बीट कर रहा है। तो आप लोगों ने ये चार जो है ना पैथोफिजियोलॉजी एनाटॉमी की जो
एरिथमियास की थी वो हमने यहाँ पर हम समझ चुके हैं। और अभी हम आते हैं कि एंटी एरिथमिया ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि कंडक्टिंग आपने एरिथमियास की जो एंटी एरिथमिया ड्रग्स हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है ना कंडक्टिंग सिस्टम को समझना है, एक्शन पोटेंशियल को समझना है। उसके बाद जो एरिथमियास की जो 4 मैंने यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी या जो पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताई हैं किस वजह से एरिथमियाज हो रही हैं उसको आपने समझना है। और इसके बाद जो है ना एंटी एरिथमिया ड्रग्स के आपने चेकआउट करना है कि कौन सी एंटी एरिथमिया ड्रग्स हम देते हैं जिसको जो है ना पेशेंट को हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं या एरिथमिया से उसको रिकवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो एरिथमियास की ड्रग हैं वो कौन कौन सी। एंटी एरिथमिया ड्रग्स, अब हम इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, कंडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया, एक्शन पोटेंशियल को हमने कवर कर लिया है और एरिथमियास की जितने 4 इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी थी उसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम जो है ना एंटी एरिथमिया ड्रग्स को जो सही तरीके से जो है ना वो अब हम उसको दे सकते हैं या उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अभी हमारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। देखें जी, एरिथमियास के अंदर हमारा एंटी एरिथमिया ड्रग देने का टारगेट क्या है? एबनॉर्मल बीट को रोकना, एबनॉर्मल इम्पल्स को रोकना। समझ में आ गई? बीट रुकेगी या तो कैसे रुकेगी कि हम इम्पल्सिस जो एबनॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट हो रहे हैं हम उसको रोक सकें। तो नोडल और नॉन नोडल की केस में क्या होता है कि नोडल के केस में क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इम्पल्सिस को जनरेट करने के लिए, सोडियम और कैल्शियम आयन। समझ में आ गई? नॉन नोडल्स के सेल के अंदर क्या होता है जो एस ए और ए बी नोड के अलावा जो इम्पल्सिस जनरेट होती हैं अगर वो जनरेट कर रही हैं तो क्या होगा कि सोडियम आयन और कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन इनको हम लोगों ने कहीं जाकर वो ब्लॉक करना होता है। अब इन मेडिसिन को देने से पहले हमें एक और बात समझनी चाहिए कि अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये नोडल और नॉन नोडल सेल काम कर रहे हैं, मतलब इन्फेल्सिस जनरेट हो रही हैं, और वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के में जो नॉरएड्रेनालिन है जैसे ही वो रिलीज़ होता है और इस बंडल ऐसे नोड ए बी नोड या बंडल ऑफ हिज या बंडल ब्रांचेज परकिंजे फाइबर या कार्डिक सेल के अंदर वहाँ पर इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको बीटा 1 रिसेप्टर कहते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर के साथ अगर नॉरएड्रेनालिन बाइंड होगा तब जाके ये इम्पल्सिस जनरेट होंगी। समझ में आ गई? ये इम्पल्सिस जनरेट तब होंगी जब बीटा 1 को कोई एंजाइम या केमिकल आके रिएक्ट करेगा कि भाई जागो और काम करो। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है या केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होता है? न्यूरॉन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन को रिलीज करेगा, वो जाएगा बीटा 1 रिसेप्टर से, और बीटा 1 रिसेप्टर इन जितने भी मैंने कहा कि ऐसे नोड ए बी नोड बंडल ऑफ ब्रांचेस या बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर और कार्डिक सेल के अंदर होते हैं, ये सब जो है ना क्या करते हैं इम्पल्सिस को जनरेट रखने की सलाहियत रखते हैं। इनके अंदर बीटा 1 रिसेप्टर है और बीटा 1 रिसेप्टर से नॉरएड्रेनालिन बाइंड होगा तब जाके ये इम्पल्सिस जनरेट होगी। यानी अगर हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है तो हमने बीटा 1 रिसेप्टर को भी थोड़ा सा काबू में रखना है, उसको थोड़ा सा कम करना है, उसको देखना है कि भाई आपने ज़्यादा काम नहीं करना। बीटा 1 रिसेप्टर रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स देनी है ताकि जिससे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो ये जो कार्डिक सेल हैं, ए बी नोड है, एस ए नोड है, इसके अलावा जो है ना बंडल ऑफ ब्रेन, इसको सिग्नल ना दे के इम्पल्सिस जनरेट ना करें। तो हमारा एक टारगेट ये भी होगा। देखें जी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है नॉरएड्रेनालिन को, और जो अपने रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है वो एसए नोड के अंदर भी होता है, एक्टिवेट कर देता है। नोडल और नॉन नोडल्स रिसेप्टर इन सब के अंदर जो है ना ये पाया जाता है। तो हमारे पास टारगेट क्या है? बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर हम देंगे। कैल्शियम चैनल अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो हमने इसको ब्लॉक करना है। सोडियम चैनल भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, हमने इसको ब्लॉक करना है। इसके अलावा पोटाशियम ओपनर हमने देने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम जो है ना वो बाहर ले जाए और रेस्ट के अंदर जो है ना आपका क्या है वो हार्ट के सेल्स हैं ताकि जो है ना वो पल्सेस की जनरेट ना हो। अब इन सब को जो है ना हमने ये समझ लिया है कि हमारे पास टारगेट क्या है
कुछ आयन्स हैं, केमिकल आयन है जिसके अंदर सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आयन है और बीटा 1 रिसेप्टर है। आइए इनके जो ड्रग्स हैं उनको हम देख लेते हैं। आइए जनाब, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंटी एरिथमिया ड्रग्स हैं उसके अंदर जो है ना, पहली क्लास के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास जो है वो है सोडियम चैनल की, सोडियम चैनल ब्लॉकर। यानी कि हम अगर सोडियम चैनल को अगर हम ब्लॉक कर दें और जो सेल के अंदर सोडियम जो पॉजिटिव आयन है ये नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपकी नोडल सेल के अंदर एसए नोड और एबी नोड से जनरेट होने वाली इम्पल्सिस के अंदर जो है ना फेज 4 ब्लॉक हो जाएगी, और जो नॉन नोडल सेल से जनरेट होने वाली इम्पल्सिस हैं उसके अंदर फेज 0 आपकी जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर ये ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा कि आपके इम्पल्सिस जनरेट में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया के अंदर पेशेंट आ जाएगा, स्लो हो जाएंगी आपकी जो क्या कहते हैं जो इम्पल्सिस की जनरेशन थी। टेकिकार्डिया के अंदर जो पेशेंट था उसके अंदर स्लोनेस आ जाएगी क्योंकि आपने पोटेशियम चैनल की सोडियम चैनल की ब्लॉक कर दिया है। अगर ये सोडियम चैनल ओपन होते और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल सेल के अंदर जाते तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इम्पल्सिस की जनरेशन होती और नए नए इम्पल्सिस भी बीच के अंदर बनते, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसकी कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं उसके अंदर है क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A के अंदर जो है ना डिपोपरामाइड और प्रोकेनोमाइड के नाम से ड्रग आती हैं, और भी ड्रग आती होंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लास 1B के अंदर जो है ना लिडोकेन और मैक्सिलेटाइन के नाम से ड्रग आती हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है और ड्रग्स भी हों। क्लास 1C के अंदर जो है ना प्रोपोफिनेन और फ्लिकोनाइड के नाम से ड्रग आती हैं। ये मैंने दो ड्रग्स लिखे हैं लेकिन और ड्रग्स भी आएंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती हैं। क्लास 1C जो है ये जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है, लॉन्ग टाइम के लिए देती है। और ये जो क्लास 1B जो है ये थोड़ी सी लिटल है, यानी कि ये थोड़ी सी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और जो क्लास 1A है ये मॉडरेट है, यानी कि ये जो क्लास 1B से ज़्यादा और क्लास 1C से थोड़ा कम, यानी मॉडरेट या दरमियान के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रांगली किसी सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है तो आपने क्लास 1C को देना है। अब हम दूसरी जो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं। हमने पहली ड्रग जो है ना वो कवर कर ली है। दूसरी क्लास के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्लास की जो ड्रग आती हैं वो है बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बीटा 1 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो इन इम्पल्सिस की जनरेशन के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो रुकावट आ जाएगी, थोड़ी सी डिलेनेस आ जाएगी, क्योंकि अगर बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो एसए नोड, एबी नोड और इनान नोडल जितने भी हैं इनके फंक्शन में थोड़ी सी जो है ना वो डिरेल आ जाएगी, थोड़ी सी वो जो है ना वो अपनी फंक्शन को तेज़ करने के बजाय थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगी, क्योंकि इनको सिग्नल देने वाला या काम करने वाला, इजाज़त देने वाला जो रिसेप्टर था बीटा 1 वो हमने ब्लॉक कर दिया। वो कहेगा कि अभी आप थोड़ा आराम से काम करो, तो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। उसमें भी अगर हम कार्डिक सेलेक्टिव देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर जो है ना और इसके अंदर कार्डिक सेलेक्टिव ड्रग जो है ना वो चॉइसली देते हैं। इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो एटिनोलोल है, मीटोप्रोलोल है और इसोमोलोल है। ये 3 ड्रग्स मैंने यहाँ लिखी हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ड्रग आती हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये कार्डिक सेलेक्टिव ड्रग है, ये कार्डिक के अंदर जितने भी सेल हैं, कार्डिक के अंदर जितने भी बीटा 1 रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक करेगी। और इसी तरीके से बीटा 2 रिसेप्टर जो है ना वो आपके लंग्स के अंदर भी होते हैं। और प्रोप्रानोलोल की जो ड्रग है वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है, तो हम उसको नहीं देते क्योंकि अस्थमेटिक के पेशेंट होते हैं। अगर हमने उसको दे दिया तो उससे जो है ना वो अस्थमेटिक का जो पेशेंट होता है उसके अंदर वर्स आ जाती है। इस वजह से जो कार्डिक सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है हमने उसको प्रेफर करना होता है। और कार्डिक सेलेक्टिव में भी बीटा 1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं उसके अंदर जो ड्रग है एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, इसोमोलोल, ये ड्रग कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ही शौक से और बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंटली यूज़ करते हैं एंटी एरिथमियास के पेशेंट के को देने के लिए। अब हम तीसरी क्लास की जो है ना ड्रग वो देख लेते हैं। अब क्लास 3 के अंदर जो ड्रग आती हैं वो है
क्लास 3 के अंदर जो ड्रग आती हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं। अगर हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो ये जो नोडल इम्पल्सेस हैं या जो एसए नोड और एवी नोड से जो इम्पल्सेस जनरेट होंगी उसके अंदर जो फेज़ ब्लॉक होगी वो होगी फेज़ 3। और अगर जो नॉन नोडल सेल हैं जो बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, परकिंजे फाइबर, कार्डिक सेल से जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उसके अंदर जो फेज़ ब्लॉक होंगी उसके अंदर फेज़ 4 और फेज़ 3 ये ब्लॉक करेंगी। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हम देते हैं। इसके अंदर जो ड्रग हैं वो इमिड्यूरोन है, सोटालॉल है और आईब्यूटिलाइड है और डोफिटिलाइड है। ये आईब्यूटिलाइड और डोफिटिलाइड तो सेफ ड्रग हैं। इसके अलावा सोटालॉल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बीटा ब्लॉकर भी है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है, तो आप इसको भी दे सकते हैं। लेकिन आपने देखना होता है कि अगर मैंने कोई और बीटा ब्लॉकर दी है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने बीटा ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर को एक साथ देंगे तो आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इमिड्यूरोन जो है ना वो ड्रग जो है ना ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से और एडवर्स रिएक्शन की वजह से नहीं देते। इसके अलावा जो है ना ये आयोडीन कंटेन ड्रग है, तो ये जो है ना हाइपरथायराइडिज्म भी कर सकती है। इसके अलावा जो है ना ये T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट करती है, तो हाइपोथायराइडिज्म भी कर सकती है। तो इसके थोड़े से एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो ये इमिड्यूरोन की जो ड्रग है वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो यूज़ नहीं होती। अलबत्ता ये एब्यूटिलाइड और डोफिटेलाइड जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है और सोटालॉल को यूज़ करने के लिए वो जो है ना बीटा ब्लॉकर भी है, तो इसको जो है ना वो हैज़ अ चॉइसली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी क्लास नंबर 3। अब इसके अंदर एक और क्लास है उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ये 4th क्लास को हम देख लेते हैं, क्लास 4 को। तो इसके अंदर जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक करेंगे तो नूडल सेल हैं इसके अंदर जो है ना फेज़ 0 ब्लॉक होगी। ये वाली फेज़ आपकी ब्लॉक होगी जो डिपोलराइजेशन की है। और इसके अंदर जो ये फेज़ होगी प्लेचिव फेज़, जो पोटेशियम चैनल जिस तरीके से बाहर जा रहे थे और फिर उसके बाद जो है ना कैल्शियम चैनल की एंट्री हुई थी और उसको जो है ना बैलेंस करने का काम कर रही थी, तो वो है फेज़ 2। ये इसको ब्लॉक करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी जो है ना कार्डिक सेलेक्टिव हम ड्रग देंगे। इसके अंदर जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर वेजो सेलेक्टिव भी होती है जो वेसल के ऊपर काम करती है और वेसल की कंट्रैक्शन को रोकती है, उसको डायलेट करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर हमने हार्ट मसल की कंट्रैक्शन को और उसकी जो कंट्रैक्टाइलिटी है उसको रोकना है ताकि हार्ट बीट जो है ना वो ज़्यादा ना कर पाए और इर्रेगुलर रिदम्स जो हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो कार्डिक सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वेरापामिल है और डेल्टाज़ाइन है के नाम से आती है 2 ड्रग। वेरापामिल और डेल्टाज़ाइन के नाम से 2 ड्रग आती मैंने लिखी हैं और बहुत सारी ड्रग आती हैं, आप लिख लीजिएगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म यही है कि आपकी नॉन नूडल्स के अंदर सेकंड फेज़ को जो है ना वो इनहिबिट करेगी और नूडल सेल के अंदर 0 फेज़ को इनहिबिट करेगी, जिससे जो है ना वो कार्डिक की जो एक्टिविटी है और या जो आप ये कह सकते हैं कि एंटी एरिथमियाज हैं जो बीट जो बढ़ रही है उसको जो है ना कंट्रोल करने में मदद देगी। अब हम इसके अलावा और ड्रग्स हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एंटी एरिथमियाज की जितनी क्लासेस थी 4 क्लासेस थे वो हम कवर कर चुके हैं। 1-2 ड्रग्स और हैं उसको हम चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद जो एंटी एरिथमियाज की जो ड्रग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लास्ट के अंदर 2 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करती है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और एसिटाइलकोलिन जो है ना अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या करता है कि हार्ट रेट को कम करता है। तो डिजॉक्सिन का काम ये है। एडिनोसिन का काम यह है कि ये बाइंड होता है अल्फा-1 रिसेप्टर के साथ और अल्फा-1 रिसेप्टर एसए नोड के अंदर अगर प्रेजेंट है और उससे अगर ये बाइंड होगा तो क्या होता है कि वो भी हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट रेट को कम करता है। तो ये 2 ड्रग जो थी ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दी। ये क्या करती हैं कि किसी तरीके से हार्ट रेट को कम करती हैं। दूसरे किस तरीके से कि एक जो है वो अल्फा-1 रिसेप्टर से बाइंड होती है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करती है और एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद हार्ट रेट कम करता है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर एरिथमियाज के ऊपर और एंटी एरिथमियाज के ड्रग्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपने एरिथमिया और एंटी एरिथमिया ड्रग्स को बखूबी जो है ना वो समझ लिया होगा। इसके लेक्चर के अंदर मुझसे कहीं गलती हो गई हो, कहीं पर मिस्टेक हो गई हो, कुछ कहना या लिखना मैं भूल गया हूँ या मैं जल्दी में कोई गलत
गलती कर चुका हूँ, बोलने के अंदर लिखा कुछ था, बोला मैंने कुछ है, तो काइंडली ज़रूर जो है ना वो मेंशन कीजिएगा और मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, मेरे वीडियोज़ के बारे में बताइएगा, किस तरीके से मैं इसको जो है ना वो अच्छा बना सकता हूँ, अच्छी तरीके से इसको जो है ना वो आपकी खिदमत में ला सकता हूँ। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। बाय बाय।